नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, सेस्टा, PMSSB, नवोदय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो का शीर्षक हमने दिया है संख्याओं का संसार, यानी विभिन्न प्रकार की जो संख्या होती हैं उन संख्याओं के आधार पर श्रेणी क्रम यानी सीरीज वाले प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन कौन संख्या होती हैं और उनकी पहचान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। संख्याओं के संसार के अंतर्गत पहली संख्या आती है, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जब भी हम किन्हीं वस्तुओं की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम गणना करते हैं। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इन्हीं का दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। अब ये संख्याएं किसी समूह में कितनी चीजें हैं उनको गिनने काम आती है, इसलिए इसका एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं गणन संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर्स। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के 3 नाम हैं और 3 नाम में से कोई सा भी नाम यदि आता है तो हम इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। में सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। जबकि सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या है वह संभव नहीं है, यानी ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने काम आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गणन संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर्स, या प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, है ना, अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 से लगाकर अनंत तक, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। जब इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। ठीक है, अब इनमें से सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह क्या है? 0 यानी 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह क्या है? 0 है यानी 0 है। इसमें भी सबसे जो बड़ी पूर्ण संख्या होती है वह संभव नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं में जो प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं में से भी निकल के आता है सम संख्याएं, है ना। क्या निकल के आएगा? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0 बचता है। इन्हें हम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? सम संख्याएं। क्या बोलेंगे? सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से आगे चलेंगे, है ना। तो
बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब सम संख्याओं की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इकाई का अंक, है ना। सम संख्या पहचान किसे करेंगे? सम संख्या पहचान के लिए हमें देखना होगा इकाई का अंक, ठीक है। अब इकाई के अंक देखना होगा, क्या देखेंगे कि इकाई के स्थान पर यदि 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो संख्या हो जाएगी सम संख्या, है ना। कोई भी संख्या होती है उसको पढ़ने के लिए हम स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि 1356 कोई संख्या है ना, तो हम दाहिनी ओर से पढ़ते हैं, ये वाला अंक कहलाता है इकाई का अंक, है ना। ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, इसी प्रकार से आगे चलता है 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। ये इकाई के स्थान, ये इकाई स्थान है और यहाँ पर 6 है, यानी यह संख्या क्या हो गई? सम हो गई है, ठीक। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की, है ना। प्राकृत संख्याओं में ही विषम संख्याएं भी समाहित होती हैं। अब विषम संख्याओं की पहचान क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, है ना, इकाई के स्थान पर क्या आता है? 1, 3, 5, 7 और 9, ये संख्या कहलाती है विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर। अब इन्हें भी पहचानने के लिए हमें क्या देखना होगा? इकाई का अंक। संख्या कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी छोटी हो सकती है, हमें देखना होगा इकाई का अंक। देखिए अब यहां पर क्या अंक 6 है, यानी 1, 3, 5, 7 या 9 नहीं है, तो यह विषम संख्या नहीं है। लेकिन यदि इसके स्थान पर इस प्रकार से होता, है ना, ये 7 होता, तो यह विषम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है। तो 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई सा भी एक अंक यदि इकाई स्थान पर पाया जाता है तो वो संख्या होती है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। अब इनकी विशेषता क्या है कि उस संख्या में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया 17 हमने संख्या ली है, अब इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं, यानी से 2 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 8 बच जाता है, 2 8 16 और शेषफल आ गया 1, है ना। इस प्रकार से कोई सी संख्या लेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, उसमें आप 2 का भाग लगाएंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा जो है 1 आएगा। ये इसकी पहचान हो जाती है ना। तो हम दोनों प्रकार से इसकी पहचान को कर सकते हैं। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है तो वहां पर ये नियम याद रखना बहुत ही सही होता है कि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह संख्या विषम संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद में आता है भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्या कहलाती है भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। वे संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखिए भाज्य संख्याओं के उदाहरण, सबसे पहले देखते हैं 4। अब देखिए 4 की जो गुणनखंड है ना, वे कितने हैं, यानी 4 में किन किन संख्याओं का जाता है वो है लिखेंगे और वही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। 1 का भाग जाता है 4 में पूरा पूरा, ठीक है ना। फिर 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, यानी 4 के गुणनखंड है कितने, 3 हो गए, 1, 2 और 4, 2 से अधिक हो गए, है ना। यह कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, ठीक है, 3 या 3 से अधिक होते हैं, तो वे कहलाती है भाज्य संख्याएं। लेकिन इनमें से ध्यान रखना है कि एक जो है न तो भाज्य है ना, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है ना। अभाज्य क्यों नहीं है वो भी हम चर्चा करते हैं। ये भाज्य नहीं है क्योंकि इसका 1 का गुणनखंड 1 ही होगा,
जबकि शर्त क्या है? शर्त यह है कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, इन्हें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। अब आ जाती है अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के केवल जो है 2 गुणनखंड होते हैं, इतने केवल 2 गुणनखंड इसके होते हैं, ठीक है ना। 2 से ज्यादा हुआ तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो हो जाएगी भाज्य संख्या। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक और स्वयं संख्या, यानी जिस संख्या बात कर रहे होते हैं वह स्वयं संख्या जो है होती है, तो वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं के पहाड़े में आती है ना, वे कहलाएगी अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2, अब 2 जो है एक के पहाड़े में आती है और 2 के पहाड़े में आती है, ये हो गई अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, है ना, 37, 41, 43, 47, इस प्रकार से ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई है। अब देखिए इन सभी संख्याओं में या तो एक का भाग आ रहा है या स्वयं संख्या भाग आ रहा है। कोई सी संख्या देखेंगे तो इनमें केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं, तो 2 गुणनखंड पाए जाते हैं यानी वे क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या, है ना। अब देखिए एक जो संख्या होती है, ये ध्यान रखिएगा कि ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं विरहांक संख्याओं की। अब विरहांक संख्याएं क्या होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए इन संख्याओं का जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन संख्याओं पर आधारित जो है श्रेणी क्रम वाले प्रश्न आते हैं, जो कि एनएमएस परीक्षा में अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें अनिवार्य रूप से कम जो है 5 से 7 या 8 प्रश्न तक आते हैं। तो यदि ये संख्या समझ जाते हैं तो वो प्रश्न करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक है ना। जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडवांस वाले जो क्वेश्चन है वे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए विरहांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है विरहांक संख्या कि अपनी पिछली संख्याओं का योग होती है ना। क्रम संख्या आती है तो अपनी पिछली संख्याओं का योग होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, एक संख्या है 1 और 3, अगली संख्या होगी 4, इसके बाद में 7, 11। अब देखिए ये कहलाती है विरहांक संख्या, क्योंकि ये 2 संख्याओं का योग 1 और 3 का योग करते हैं तो 4 आता है, फिर 3 और 4 का योग 7, 4 और 7 का योग 11, 7 और 11 का योग 18, ठीक है। 11 और 18 योग करेंगे कितना आएगा? 29। इसी क्रम में संख्या बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को कहते हैं विरहांक संख्याएं। इसकी पहचान यही है कि 2 संख्याओं का जोड़ अगली संख्या होती है, ठीक है ना। पिछली 2 संख्याओं का योग अगली संख्या होती है, ये इसका नियम है और इसकी पहचान भी है। अब बात करते हैं वर्ग संख्याओं की कि वर्ग संख्या क्या होती है, यानी स्क्वायर नंबर्स। देखिए हमने देखा कि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से आगे ये होती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं। जब इनका हम वर्ग निकालते हैं, वर्ग यानी घातांक 2, ठीक है ना, इस प्रकार से घातांक 2 लगा दी तो ये कहलाएगा वर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ग। अब 1 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है कि 1 गुणा 1। अब 1 में 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 की घातांक 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2। अब जब 2 में हमने 2 गुणा किया कितना आया? 4। इसी प्रकार से 3 की घात 2 है, यानी 3 को आपस में हमें 2 बार गुणा करना है। अब 3 में 3 का गुणा किया कितना आया? 9, ठीक है ना। 4 का वर्ग
यानी 4 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा 16। 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5, 5 में 5 गुणा किया कितना आ गया 25। 6 का वर्ग यानी 6 में 6 का गुणा कितना आया 36। 7 का वर्ग यानी 7 में 7 का गुणा कितना आया 49 यानी 49। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सभी कहलाती हैं वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याओं पर आधारित श्रेणियां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। ठीक है ना, तो जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या में उसी संख्या का गुणा कर देंगे। अब चाहे छोटा चाहे बड़ा हो। देखिए यदि 12 है, हमें 12 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे 12 में 12 का गुणा कर देंगे, है ना। 12 में 12 गुणा कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा 144। ये कहलाता है वर्ग, और ये है वर्ग संख्या है ना। देखिए यहाँ पर 144 भी वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम घन संख्याओं की, है ना। जिस प्रकार से वर्ग संख्या होती है ना, और वर्ग संख्याओं में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या है उनकी घातांक 2 होती है। ठीक है, तो यहां पर घन संख्याओं में जो प्राकृत संख्या है उनकी घातांक कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। उनकी घातांक हो जाती है 3। ठीक है, इनकी घातांक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब एक की घातांक 3, इसका मतलब हुआ एक का गुणा आपस में 3 बार करना है इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब 2 की घातांक 3 है यानी 2 का घन है, तो 2 का गुणा आपस में 3 बार करना है क्योंकि घातांक 3 है। अब देखिए 2 गुणा हमने किया 2 में 4, 4 का गुणा किया 2 में कितना आया 8। ठीक है, 3 का घन यानी 3 का गुणा आपस में 3 बार करना है क्योंकि आधार 3 है। अब इनका गुणा करते हैं, 3 में 3 का गुणा किया कितना आया 9, 9 में 3 का गुणा किया कितना आता है 27। ठीक है ना, ये 3 का घन हो गया 27। इसी प्रकार से 4 का घन निकालेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक है, 5 का घन यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 में हमने 5 गुणा किया 25, 25 में 5 गुणा करते हैं तो आता है 125। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहां पर से संख्या आ रही है 1, 8, 27, 64, 125। ये कहलाती है घन संख्याएं। क्या कहलाएगी ये घन संख्याएं कहलाती हैं, और इनका भी उपयोग विभिन्न प्रकार के श्रेणी क्रमों में किया जाता है। कि बेसिक नॉलेज हमें होना जरूरी है कि वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, घन संख्याएं कौन सी होती है। आप देखा होगा कि किसी भी संख्या का घन निकालना हो, है ना, जैसे 6 का घन निकालना है ना, 6 का घन निकालना है तो क्या करेंगे 6 का आपस में 3 बार गुणा करते हैं, 6 लिख करके 6 गुणा किया 36 आया, फिर 36 में 6 गुणा करेंगे ये आएगा 216। ठीक है, तो 6 का घन कितना हो गया 216 हो गया। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। अब त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, देखिए इनको हम पहले चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक यहां पर गोला लगाया, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि एक हमने गोला लगाया, एक गोला यहां लगाया और एक गोला यहां लगाया। ठीक है, कितने गोले हो गए 3। अब इनको जो मिलाते हैं इस प्रकार से तो देखिए एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है। ठीक है ना, और देखते हैं उदाहरण लेकर के। एक गोला लगाया इस प्रकार से, फिर ये 2 लगाएं, फिर ये 3 लगाएं, है ना, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि इन जब गोलों को आपस में मिलाते हैं तो त्रिभुज की आकृति बन रही है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। एक गोला लगाया,
फिर यहाँ 2 गोले लगाए, अब ये कितना जाएगा 3, ये 3 गोले लगा दिए, फिर कितने हो गए 4, है ना, ये 4 गोले लगाए। अब इनको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है। अब हम लिख लेते हैं, हमने जो गोले लगाए हैं इनकी संख्या, यहाँ 1, यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आगे भी त्रिभुजाकार संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इनकी पहचान इस प्रकार से है कि जो भी संख्या है उनको इस प्रकार से हम चित्र ग्रुप में व्यवस्थित करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी संख्या त्रिभुजाकार संख्याएं में है। ठीक है, अब इनकी एक पहचान हो क्या है, देखिए ये तो हमने चित्र के माध्यम से समझा कि होता क्या है और इन्हें त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को जब हम किसी चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो वहां पर एक त्रिभुज के आकार की आकृति बन जाती है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है त्रिभुजाकार संख्याएं। लेकिन इसकी पहचान क्या है, हम पहचानेंगे कैसे, हर बार चित्र बना नहीं पाएंगे हम, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 है, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक है, उससे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 3, फिर अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 4। अब अगली जो है त्रिभुजाकार संख्या होगी कितनी, 5 जोड़ दिया तो 10 और 5 15। ठीक है ना, अब इसके आगे की त्रिभुजाकार संख्या क्या होगी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यानी रेशनल नंबर्स। देखिए ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q ये दोनों क्या है, ये दोनों पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या आती है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ जो बटे में है Q लिखा हुआ है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार देख ले परिभाषा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 से छोटी या 0 से बड़ी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पर हम देखते हैं कि जैसे 4, क्या 4 परिमेय संख्या है, तो जी हाँ 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। जिस भी संख्या का बटे में यानी हर में कुछ नहीं होता है तो वहां पर 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो 4 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। अब क्या 0 परिमेय संख्या है, तो जी हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि 5/0 की बात कही जाए कि 5/0 परिमेय संख्या है तो उत्तर आएगा नहीं, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हर में 0 आ गया है। समझे ना, तो जब भी किसी भिन्न में, है ना, यदि क्या होता है हर में 0 आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। 0 के अलावा कोई भी संख्या आती है, कोई सा पूर्णांक आता है ना, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। भिन्न भी परिमेय संख्या है ना, तो प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि भिन्न हमेशा होती है धनात्मक, और परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3/4 एक भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या भी है ना, लेकिन ऋण 1/2 ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से 5/7 आता है, तो यह परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न
नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है ना, यानी जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, यानी जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। और ये सामान्यतः जो संख्या होती हैं, ये किसी संख्या का रूट होती है, यानी 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, यानी किसी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो वे कहलाएगी अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर जो है देख रहे हैं कि ये जो है √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 है ना, यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 4 का हम जो वर्गमूल निकालते हैं 2 आता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए √4 जो है यह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, वह होगी परिमेय संख्या, क्योंकि उसे हम बटे के रूप में ले सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसी क्रम में जो पाई होता है ना, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।